हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इसमें हम डिस्कस करें इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एमसीक्यूज को। ये जो पिछले 20 साल 30 साल में पूछे गए हैं आईएएस और स्टेट पीसीएस में जो सवाल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं एक लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। उन पे सारी चीज़ें मैंने लगभग क्लियर कर दिया है। अब बस यहाँ से हमें अपने एमसीक्यूज को अपडेशन में लेकर के चलना है। इन्वायरमेंटल इशू आज से नहीं है, पिछले 100 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन पिछले 20 से 30 साल में इन्वायरमेंट को टेकल करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको चेंज कंट्रोल करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिया गया। अभी अगर मैं हाल की बात करूं तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट काफ़ी फेमस है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 से 2030 के बीच तक का टेन्योर है, इसको लेकर के बात करता है। टोटल 17 गोल है, 17 गोल है, उसमें बहुत से इंडिकेटर पैरामीटर्स अलग अलग हैं। बट ये जो 17 गोल है आपको अचीव करना है, ये जो 15 साल, अभी 7 साल और बचा हुआ है। 7 साल बीत गया, मुझे नहीं पता कि भी कितना तक अचीवमेंट पूरा विश्व ने किया है। हर देश अपनी पीठ अपने से ही थपथपाते हैं, इंडिया भी वही करता है। हालांकि कुछ देश अच्छा खासा काम किए हैं, कुछ देश जो कि नहीं किए हैं अच्छा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है, उसका डोमेस्टिक पॉलिसी, जो घरेलू नीति है इन्वायरमेंट पर्यावरण को कंट्रोल देख रेख के लिए, एक अलग है। लेकिन दूसरी चीज़ की जब वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करता है, उसका एक अलग नज़रिया देखने को मिलता है। दोनों को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं तो वो कहीं नहीं एक साथ खरी नहीं उतरती हैं। दोनों क्या है, इंटरनेशनल स्टेज पे बोलने के लिए जो ब्रिटेन के लोग बोलते हैं, और जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इंडिया का अगर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। एनडीसी जो होता है, नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन, एनडीसी, इसके हिसाब से इंडिया ने अपनी रिपोर्ट टाइम टू टाइम जो कि सबमिट किया है UNFCCC में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के फ्रेमवर्क बना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम किए थे, रियो 20 को लेकर के किए थे। इसमें दरअसल बात यह है कि ये पूछ रहा है, वह टाइटल है रियो 20 को लेकर के क्या है। फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी सी, फ्यूचर वी हैव, फ्यूचर वी सी। कह रहे हैं कि हम फ्यूचर जो देखते हैं या फिर जो दिखता है, या जो हम हैं, या फिर जो हम चाहते हैं। G20 हो या फिर रियो 20 की हम बात करें, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की या फिर इकोनॉमिक की, हम हमेशा जब कोई भी काम करते हैं तो हम डेवलपमेंट को इस हिसाब से देखते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिले। रियो कुछ नहीं है, रियो एक प्लेस है। पूरा फुल फॉर्म पूरा देखा जाए, रियो डी जेनेरो ब्राजील में पड़ता है। वहाँ पे 1992 में क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। वहाँ से कई चीज़ें निकल करके आई। सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल करके आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसी चीज़ है कि जो हम आज विकास कर रहे हैं, हम फ्यूचर जनरेशन पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जब बात करते हैं तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पे ही बात चली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। और जब 2012 में 1992 का जो रियो अर्थ समिट हुआ था, 20 साल के बाद फिर 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में फिर से समिट हुआ। 20 साल के बाद हुआ तो उसी को हम रियो 20 के नाम से रख देते हैं। इसके बाद और रियो 20 जो 1992 का हुआ, उसी समय एक रियो 21 निकल करके आया। जो रियो 21 निकल करके आया, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, रियो 21 निकल करके आया।
और जो यहाँ पे आपका दिया है रियो +20, ज़्यादा अंतर नहीं है इसका। 19 एक सेकेंड 1992 में आया, लेकिन जो रियो 20 है, रियो 20 यहाँ पे लेकर के 2012 में फिर से रियो डी जेनेरो में जो है कि फिर से ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे किया गया और उसी के नाम पे रियो +20 के नाम से दिया गया, मतलब जो उस समय लिया गया और उसके फिर एडवांस में चला गया। तो हम फ्यूचर किस तरह का चाहते हैं इस चीज़ को लेके ये बात करते हैं। आगे आते हैं हम। एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में, रियो+20 या अर्थ समिट 2012 में फिर जो कि कॉन्फ्रेंस में किया गया ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। प्राइमरली इसका रिजल्ट जो था कॉन्फ्रेंस का नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स था, ये 49 पेजेस का लगभग निकला था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे में अगर बात है फर्स्ट अर्थ समिट, ये पूछ रहे हैं कहाँ पे हुई है। फर्स्ट जो पहली अर्थ समिट हुई थी ये 1992 में हुई थी, हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे कहीं भी दिया गया है, हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन 1992 में किया गया, जिसको वहाँ पे हम रियो डी जेनेरो के नाम से जानते थे और इसको अर्थ समिट यहाँ पे जानते हैं। और यहाँ से कई ऑर्गेनाइजेशन निकले जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी पे निकल करके, ऐसे ही दो एक और निकले थे, लेकिन 3 ये मेजर निकल करके आया था 1992 में। मध्य प्रदेश PCS 1998 में जो कि ये निकला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड रियो डी जेनेरो वाज, कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एक हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो देखिए एक प्लेस का नाम है, किसी जानवर या किसी आदमी का नाम ये नहीं है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें डरना चाहिए इसका हिंदी ही नहीं बता रहे हैं, किसी चीज़ की अगर हिंदी होगी तब ना बताया जाएगा, वो अलग बात है कि इसको आप हिंदी नागरिक में लिख दिए। कंप्यूटर का अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें संगणक ऐसे कुछ वर्ड आता है, संगणक बोल दिया जाएगा, तब भी जो कंप्यूटर चलाने वाले बहुत से लोग हैं नहीं समझ पाएंगे वास्तव में संगणक का मतलब क्या है। तो कंप्यूटर को नागरिक में क आधा प ऐसे करके लिख देते हैं, अंग्रेजी में CO लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे डी जेनेरो तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों है। ये एक प्लेस है, जैसे इंडिया में कोई दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार, वैसे ब्राज़ील में भी एक है। तो इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर के बनाता है। देखिए क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, डेजर्टिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें इसी बात को दर्शाती हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाएं भविष्य को देखते हुए। 1992 में हुआ था, इसका तो ऑप्शन ए इज सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है कि कह रहा है 33 में, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ द गैस अराउंड द अर्थ। जो पतली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि वाटर पार्टिकल, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो एक आप समझ जैसे 2000 में PCS का ये सवाल पूछा गया था, तो आप आसानी से लगा सकते हो कि नहीं हमारे एटमॉस्फेयर की ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे वायुमंडल में बना रखी है, बात समझ रहे एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर की अगर बात करते हैं तो रियल में बायोस्फीयर होता है क्या, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बायोस्फीयर की मित्रों अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड मैं चाहता हूँ कि एक मैं अपना नोट भी ओपन कर लूँ जिससे हमें एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। एक सेकेंड आप रुक जाइए। ओके, यहाँ पे हमारा नोट ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। डिस्कस मैं कुछ इस तरह से करूँगा आप लोगों के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं, क्या सवाल क्या था ये हम देख लेते हैं। सवाल ये था कि क्या है जो लेयर है इसमें, तो हमने कहा एटमॉस्फेयर के, हमें बायोस्फीयर के बारे में सबसे पहले बात करनी है कि बायोस्फीयर क्या है। देखिए हमें यहाँ बायोस्फीयर
बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है। कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, फिर आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ये एक हो गया, ये हम लिथोस्फेयर बोल रहे हैं, लिथोस्फेयर। दूसरा हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर हो गया। और तीसरा जो हो गया हमारा यहाँ पे आपका एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर जो है। एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ये वाली एरिया, यहाँ पे तीनों का ओवरलैप कर रहा है, और इस ओवरलैपिंग की एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं। लिथोस्फेयर का आपका सॉलिड अर्थ बोल सकते हो या फिर लैंड बोल सकते हैं, ठीक है, भूमि जो। हाइड्रोस्फेयर का आप लिक्विड बोल सकते हो, जो हमारा पानी है, या फिर बोल सकते हो तरल पदार्थ, पानी या वाटर बॉडी जो समुंदर है। तीसरा यहाँ पे एटमॉस्फेयर, हम पर्यावरण की बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल जो हमारा एयर में है। तीनों का एक ओवरलैपिंग एरिया या तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे बायोस्फीयर के लिए एक यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लीजिए आप कोई प्लांट लगाते हैं या फिर लाइवलीहुड को सरवाइव करना है, आप पृथ्वी पे तभी है, अर्थ पे तभी आपकी लाइफ सरवाइव कर पा रही जब आपके पास वाटर, एटमॉस्फेयर और लैंड, लिथोस्फेयर तीनों अवेलेबल है। तीनों में से अगर एक भी मिसिंग होता है तो पॉसिबल नहीं होता अर्थ पे कि आप लाइफ सरवाइव कर लें। अगर किसी और प्लैनेट पे अगर लाइफ पॉसिबल नहीं है तो उसके पीछे यही रीजन है कि वहां पे इस तरह का इन्वायरमेंट या परिस्थिति नहीं मिलती कि जहां पे एक सुटेबल बायोस्फीयर मिले। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मिला करके हमें बायोस्फीयर मिलता है, जो जीवन यापन के लिए, मनुष्य की विकास के लिए जरूरी होता है। जब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्लांट, एनिमल या ह्यूमन को ले लीजिए, प्लांट तभी सरवाइव कर पाएगा जब उसको पहले लैंड, सॉयल मिले, दूसरी चीज पानी मिले, तीसरी चीज उसको सनलाइट मिले, गैसेस मिले जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं CO2 को अब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना हमेशा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, पौधों की कटाई पे रोक लगाना चाहिए। हम इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। ये तो हमने बात कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ डिस्क्रिप्शन दिया भी गया, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। एयर कंपोजिट है किसका? ये देखिए कंपोजिट क्या है, ये मिक्स्ड गैसेस का है, कई गैसों का एक मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा 78%, दूसरा ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन जो है कि 21, और कुछ और भी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये आल्सो प्रेजेंट ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सबके दिमाग में एक चीज आ गया होगा, एक तरफ हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए खतरा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि होना भी जरूरी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो, होना जरूरी इसलिए है कि आपको मैं कहूं कि आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप सोचेंगे क्या मुझे लोहा खाना चाहिए? नहीं, बट आपकी बॉडी में अगर डिफिशियंसी है आयरन की, लोहे की, तो आप उसकी कहाँ से फुलफिल करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आयरन लाए पीस करके घोल बना करके शरबत की तरफ पी लिए। उसको तो कहीं से, जिस फूड को आप कंज्यूम करते हैं वहां से जो मिलती है सोर्स ऑफ द आयरन का, उसको आप कंज्यूम करते हैं और आपकी बॉडी की जो डिफिशियंसी होती है वो कम होती है। जनरली हम बात करते हैं वुमेन एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है, या अल्जाइमर, जो भी चीज़ें होती है, कुछ जो कि ऐसी डिजीज होती हैं जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होती है।
तो अगर हम बात करते हैं कि अगर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ क्वांटिटी में रहना जरूरी होता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन अगर ये कम हो जाएगी तो फिर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा हो जाएगा और लाइफ को सरवाइव कर पाना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये तो था कि एयर क्या है, जनरली ये मिक्सचर ऑफ द गैस का है। गैस में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, छोटी मात्रा में आर्गन, नियॉन, मीथेन, ओजोन है। उसके बाद ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाइट्रोजन का इन ड्राई एयर में कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। आपको अगर यहाँ पे देखना हो तो आप वही ड्राई का मतलब ही वो हो गया कि आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्मल सा बात आप समझिए कि 78% जो बताया है मैंने वही होना चाहिए। अब परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हो, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20.95, ऑर्गन का आपका 0 पॉइंट। मतलब है ये दो गैसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में। कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हो 1% तो छोड़िए, 0.1% भी नहीं है, 0.03% है। इतना ही आपका काम कर जाता है। सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, नॉन वेज वेज बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना आप पानी डालें, जितना चिकन मसाला डालें, उतना ही आपको नमक भी डालना जाए, ऐसा नहीं। चुटकी भर नमक डालते हैं टाटा का, या आप तो रामदेव का भी बड़ा फेमस है सॉल्ट। चुटकी भर डालते हैं, पूरे कुकर की जो टेस्ट होता है बदल जाता है। आप कितना भी स्पाइसी बढ़िया टेस्टी खाना बना लीजिए, जब तक आप नमक नहीं डालेंगे तब तक आपको खाने का टेस्ट नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो। लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा भी डाल देंगे तो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होगा, बीपी शुगर वाली दिक्कत होती है सबको। यहाँ पे हमने बात किया कि क्या क्या गैसेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल इम्बैलेंस एट द एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि कितना जो कि जरूरत होती है कंसंट्रेशन की, जो कि बैलेंस करके रखे हमारे एटमॉस्फेयर कि हमने क्या कहा 0.035% होना चाहिए। अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बी। ये आप देख सकते हो यूपी से 2017 में सवाल पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। नोबेल गैस की बात कर रहे हैं, नॉट प्रेजेंट इन द एयर, रेडान। ठीक है, रेडान एक नोबेल गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आप जो कुछ छोटी गैसेस हैं कम मात्रा में, उनको जो कि हम बोलते हैं रेडान, जो कि नोबेल गैस के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इन द एटमॉस्फेयर हाईएस्ट परसेंटेज इज द, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि कौन से परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। बात हमने कर लिया है कई बार। अब ये कह रहे हैं कि इफ ऑल द प्लांट एंड ट्री वैनिश फ्रॉम द अर्थ, गैस विच विल बी डिक्रीज। सपोज करिए कि हम अपने प्लानिट से, अर्थ से सभी पौधों को खत्म कर दें, मतलब काट दे, पूरा मैदान ही मैदान, जंगल ना हो, तो कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कमी हो जाएगी, किस गैस की, ऑक्सीजन की। कैसे, एटमॉस्फेयर से प्लांट जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती है अपने भोजन के रूप में, और उसको वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्लांट को आप पूरी तरह से कट कर देंगे, पौधों को, पेड़ पौधों को, तो आप बताइए कि वो गैसेस कहाँ से आएंगे। बात समझ रहे हो। तो ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो कि डिफिशियंसी हो जाएगी। हालांकि उससे और भी चीज़ों की कमी होगी, बट ये प्राइमरी यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को मारेंगे। राजस्थान में 2022 में 2012 में पूछा गया सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्री। ये आपका आईआरएस का मतलब कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल आईएएस में भी पूछा गया था 2017-18 में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन सी नॉट अ फंक्शन नहीं होता है ट्री का हमारे एटमोस्फेयर में। ए ऑब्जर्वेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉइस, फिर एयर पोल्यूशन को और रिलीज ऑक्सीजन। पहली बात तो देखिए, दो चीज तो हमें पता है कि ये काम करती है, ए और डी सही है, तो ये तो होगा नहीं। अब ए एयर पोल्यूशन वाले में और इसमें भी देखिए नॉइस को ऑब्जर्व करने के लिए। अब एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे और नॉइस में, बट इतना जरूर है कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, आप अगर स्टूडेंट्स हैं और राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर गए हैं रूम खरीदने के लिए, देखने के लिए रेंट पे, तो मकान मालिक आपको रूम में कहता भैया ये रूम है आप देख लीजिए। जैसे एंटर करते हैं कुछ बात करते हैं तो आवाज़ बहुत गूंजती है, क्यों? इसलिए कि कोई ऐसी वहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर सामान नहीं रखी जो आपकी आवाज़ को ऑब्जर्व करे या फिर ऑब्जर्व कर ले, मतलब सोख ले, ठीक है, बाहर रिफ्लेक्ट ना होने दे। वैसे ही जब जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब आवाज़ होती तो वो कहीं ना कहीं उसको कम करने में सहयोग करते हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन में इसमें भी काम ये करते हैं, बट मेरे हिसाब से इसमें एयर पोल्यूशन को भी ये कहते, कम तो करते ही हैं एयर पोल्यूशन को, बात समझ रहे हो, लेकिन जनरली ये है एक समय के बाद ये नहीं करते हैं। तो आंसर जो दिया गया है अभी तक इसमें, इस हिसाब से अगर करा जाए इसमें, तो इसमें जो कि स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, फॉलोइंग द मैच में दिया गया है, कह रहे हैं कि विच एबव जो ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो कि आपका कार्बन साइकिल में। एक चीज अगर आप बात देखेंगे, ये शायद आईएएस का ही सवाल है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 2014 में 2011 में सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें आसानी हो जाती है सिलेबस को क्रैक करने के लिए, या कि एग्जाम को 2014 में अगर 2011 में पूछा गया था, अगर कोई सॉल्व किया रहा होगा तो 2014 में आसानी से इस सवाल को हल कर सकता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो है कि ऐड करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? जो पौधे हैं अपना भोजन इसी के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ग्रीन फूड के रूप में, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब तो ये हो गया ना, वो कम करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा ऐड करता है, बात समझ रहे हो? तो पहले ही देख लीजिए ए जो है कि जिस ऑप्शन में होगा वो गलत होगा। यहाँ पे ए में देख लीजिए और बी में डी में देख लीजिए, तो ऑप्शन ए पहले ही गलत और डी पहले। अब आपके बचता है बी और सी, तो बी और सी में ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 एंड 3 है। अब हमें बस ये चेक करना है वोल्केनिक एक्टिविटी क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करती या नहीं करती है हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर कार्बन साइकिल के लिए। ऑफ कोर्स वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन साइकिल जो कि ऐड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे, हालांकि डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलेंगे, देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वही सवाल फिर पूछ दिया गया है। तो हम पीसीएस 2012 में, यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है ये सवाल मेंस में। हालांकि अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिया है। सिलेबस देखिए चेंज नहीं होता है, सिलेबस का दायरा बढ़ा या घटा दिया जाता है, और क्वेश्चंस का नेचर या फिर उसका लेवल बदल दिया जाता है, सिलेबस नहीं चेंज होता है।
जो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसको डिस्क्रिप्टिव लिखने में पूछ देता है। बात समझ रहे हो? तो ये जो क्वेश्चन था आईएएस का था, फिर यहाँ पे पूछ लिया गया। इसके बाद हम फिर पे देखेंगे, कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेटेड है किससे। अब वेदरिंग जो होती है किससे रिलेटेड, डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद वेदर कंडीशन, नॉन ऑफ एवर। तो जो वेदरिंग होती है आप ये देख सकते हो, डिकम्पोजिशन जो सी नेचुरल प्रोसेस होता है, लेडी डिकम्पोजिशन ऑफ रॉस, जो चट्टाने होती हैं उनका जो क्षरण होता है वेदरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या फिर मानसून चेंज होने की वजह से। 6 महीने बहुत धूप लग रही है, 6 महीने बहुत ठंडा है, 6 महीने बहुत बारिश हो रही है, या फिर 3 महीने। तो 4-4 महीने का अगर लें इंडिया में या फिर बोल सकते हो सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वेदरिंग का मतलब वही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड जेनेवा में है। हमें ये पता हो जाना चाहिए, वो लाइनर क्वेश्चन है जीके का। उसके बाद एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसको 1951 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जेनेवा में, इसकी हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड। हेड क्वार्टर ऑफ यूनेप के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पे है, नैरोबी में है आपका। नैरोबी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। 72 में जो कि इस्टेब्लिश किया गया यूनेप में हेड क्वार्टर, जो कि आपका जो कि बोल सकते हैं नैरोबी में है। और इसके लिए अगर बात किया जाए कि ये डायरेक्टर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट का ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करें, यूनेप के बारे में पूछ रहा है कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। पहले भी डिस्कस कर लिया, 72 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और नैरोबी में जो कि इसका हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है फोर्थ सेशन, ये भी करंट अफेयर से बेस है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। पूछ रहा है कि व्हाट डज EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या एजेंसी के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात देखें तो इसका ESC बोला है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है ये, एक तरह की फेडरल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट की बात करता है। इसका पर्पज होता है जनरली ह्यूमन हेल्थ इन्वायरमेंट को करने के लिए, कांग्रेस को पास करती है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन द पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट लोकेटेड कहाँ पे, IIT खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई, देहरादून। तो ये मुंबई जो IIPS है मुंबई, वहाँ पे जो कि इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। NEA फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। हालांकि ये जीके टाइप के सवाल है, आपका ये APS का जो एग्जाम होने वाला है, अभी फॉर्म आ गया, फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग भर सकते हो। और काफ़ी अच्छी खासी सीट है, 350 के आसपास सीट लगभग है, 228 के 328 के, उसको आप भर सकते हैं। 150 फी है और एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि कंडक्ट करवाया जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और हिंदी GS का साला थोड़ा सा सब सिलेबस है उसका। इसके लिए अगर हम आगे बात करते हैं, 52 हेड क्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करता है, तो ये अमडस्टर्डन डम जो है वहाँ पे पड़ता है। या एक ग्रीन पीस की बात करते हैं, एक नॉन गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, 55 कंट्री जो कि हैं। और नीदरलैंड में जो अमस्टरडम है वहाँ पे जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसके बाद इको मार्क की बात करते हैं कि इको मार्क क्या होता है। इको से ही पता चलता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और मार्क का मतलब एक चीज, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप उस पर मार्क करिए कि नहीं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं है। बात समझ गए? तो इससे हमें इन्वायरमेंट से लड़ने में सहायता मिलती है। तो ये आप देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली की ये बात करता है। ये इशू किया जाता है इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा किया जाता है। एक कंफर्मिंग करता है कि एक स्टैंडर्ड एम जो कि ये इंश्योर करता है लिस्ट इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम को हार्म करता है। 1991 में इसको स्टार्ट किया गया मित्रों। इसके बाद टू लेबल गवर्नमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस इको मार्क, एग मार्क, ISI मार्क एंड वाटर मार्क। यहाँ पे पूछ रहा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात करते तो इको मार्क को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2019 रिसेंटली पब्लिश नीति आयोग। अब देखिए ये 2019 का है, अब हम 2023 में आ गए हैं।
अभी पब्लिश होने वाला है, अक्टूबर में पब्लिश होगा, हम उसको अपडेट कर देंगे। बट इतना पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग करता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट स्टेट इज नॉट इन द अर्ली स्टेट टॉप 5 स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यह भी जो कि आपका करंट बेस है, जब आएगा रिपोर्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, इसको देख लिए। यूटिलाइज लैंड सो दैट क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट। हम हमेशा जब सस्टेनेबल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी जो हम फ्यूचर के लिए बरकरार रखें और आज ही सारी चीज़ें यूटिलाइज ना कर लें और ख़त्म ना हो। ये हमें फ्यूचर को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे चल करके, तो क्वेश्चन नंबर 58 पे जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस ग्रीन हाउस फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आपका पंजाब है, ग्रीन हाउस फार्मिंग की। तो ये तो भी अपडेटेड, मतलब काफ़ी पुराना सवाल है, 2001 20 साल पुराना है। 59 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहा है IAP से 2009 का सवाल है, नेचुरल वेजिटेशन ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट गुड, क्योंकि वाटर लविंग प्लांट आर फाउंड इन द मॉइस्ट और क्लाइमेट। बिल्कुल सही है, ए भी सही है, दो भी सही है, और बी जो है, या फिर बोल सकते हो जो आर है स्टेटमेंट, ये उसका जो कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर रहे हैं। एक सवाल ये पूछ रहे हैं, एक सेकेंड। अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ हार्मफुल। कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन शहरीकरण और औद्योगिकीकरण जो एक हार्मफुल है, किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए बोल सकते हो, डेवलपमेंट के लिए, या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। तो ये पीछे 2002 का मेंस का है, तो इसमें ऑल ऑफ देम आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे? तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब हम नेक्स्ट में जब डिस्कस करेंगे तो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। जो कि कौन सा लॉ बना है, लॉ में क्या क्या बात की गई है, और ग्रीन और लॉ जो है, या ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर दिल्ली में। इन सारी चीज़ों को बात करेंगे हम लेकर के। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।